नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ा पॉलिटी के संबंध में। अब हम नागरिकता के विषय में पढ़ेंगे। नागरिकता को नॉर्मली जो है हम बहुत साधारणतः लेते हैं कि नागरिकता से जो क्वेश्चन आएगा हम आसानी से कर लेंगे, मगर नागरिकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और नागरिकता क्यों पढ़ना आवश्यक है यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि नागरिकता आखिर है इम्पॉर्टेंट क्यों और इसको भाग 2 में रखा क्यों गया। अगर यह इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो संविधान में द्वितीय क्रम में इसका नंबर नहीं आता। पहले हम भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम नागरिकता के बारे में। तो चलिए हम पहले नागरिकता के विषय में कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं जो हमारे एसएससी वगैरह एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो नागरिकता के संबंध में सबसे पहले किन अनुच्छेदों में बात की गई है? तो नागरिकता के संबंध में हम 5 से 11 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5 से 11 के विषय में हम कहाँ बात करते हैं? तो हम नागरिकता में। और भाग कौन से हैं? तो भाग 2 में। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के विषय में नागरिकता के। तो नागरिकता आखिर इम्पोर्टेंस क्या है नागरिकता की? तो सबसे पहले हम बात बताएं, अगर आप एक उदाहरण से समझिए, अगर हमें सबसे पहले घर बनाना है तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि घर कहाँ बनाया जाए या घर का क्षेत्र कितना होगा, टेरिटरी क्या होगी। तो संविधान को समझने से पहले संविधान या पॉलिटी को आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे मगर पॉलिटी आपकी तैयार नहीं होगी जब तक आप क्या होंगे, उसके कंसेप्ट या उसके अप्रोच नहीं समझेंगे। पूरे जो है पॉलिटी को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं लेकर चलेंगे, एक समग्र रूप से नहीं चलेंगे तो आपको पॉलिटी तैयार नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम घर कहाँ बनाएंगे या घर का हमारी टेरिटरी क्या होगी, तो हमने सबसे पहले क्या हुआ, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में पढ़ा। फिर उस घर में रहने वाले लोग कौन कौन से होंगे, मतलब नागरिक कौन कौन से होंगे। क्यों नागरिकता का क्यों इतना महत्व है? भाई टेरिटरी में हम उन्हीं के साथ अच्छा मित्रवत व्यवहार करेंगे। उनको घर का खाना कितने लोगों का बनाना है तो हम नागरिकों को ही तो खाना देंगे या घर के मेंबर के लोगों को ही तो खाना देंगे, सबको तो नहीं देंगे। अर्थात जो अधिकार क्षेत्र होगी या अवसर जो हम अवसर देंगे या संसाधनों का उपयोग जो हम भारत के टेरिटरी या किसी भी देश के टेरिटरी में, वो नागरिकों को ही तो प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमें नागरिकता के अनुच्छेदों के विषय में पढ़ना आवश्यक है कि भाई नागरिक कौन कौन होंगे नागरिक। तो इसी वजह से नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता से वैसे तो सवाल बहुत कम आते हैं मगर जब भी आते हैं तो लोग उसको कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिकतर इसका महत्व समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि देखिए मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो एक फ्लो में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे लगे कि व्यूज़ लेना है तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया कि मूल अधिकार पढ़ा दिया। नहीं, मुझे जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, जो सीरियस कैंडिडेट है, मैं उनको पढ़ाऊंगा। और यहाँ कोई कॉमेडी नहीं चल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कॉमेडी की तरह लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा कि चलिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा पैशन है पढ़ाना तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि टेरिटरी निर्धारित करते हैं, आपको घर कहाँ बनाना है या घर का क्षेत्र कौन होगा। तो सबसे पहले हमने संघ क्षेत्र के बारे में पढ़ा, मतलब देश और देश के राज्यों के बारे में पढ़ा। फिर अब हम देखेंगे कि उसके नागरिक कौन कौन से होंगे। तो नागरिकों के विषय में क्या हुआ कि हम भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। क्यों? क्योंकि देखिए नागरिकता हम अपने देश के लोगों को कुछ सहूलियतें देते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 वो सभी को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी नागरिक हो, मतलब कानून के समक्ष समानता, मतलब विधि के समक्ष समानता, कानून के प्रति सभी समान है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो नागरिक हो। पर फिर अब हम बात करते हैं कितने तरीके के नागरिक। तो पहले हम ऑल पर्सन्स की बात करते हैं, जो सभी नागरिकों के नागरिक या देश में विदेश से भी कोई आया तो ऐसा थोड़ी ना कि विदेश से कोई आया तो उसने मर्डर कर दिया तो हम उसको क्या करेंगे, उसको 2 साल की सजा देंगे, और देश के नागरिक ने मर्डर कर दिया तो उसको आजीवन कारावास देंगे। नहीं, कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे उस टेरिटरी में। तो एक हुआ ऑल पर्सन जैसे अनुच्छेद 14। दूसरा जो है कि हम बात करते हैं नागरिकों के बारे में, जैसे अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 16 ले लीजिए। तो हम वो केवल अवसर की समानता, वो हम अपने देश की नागरिकों की बात करते हैं। अब फिर आ जाता है अनुच्छेद 29, मतलब अवसर की समानता, तो हम देश के सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता देंगे। मगर जब हम अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब अनुच्छेद 29 माइनॉरिटीज़ की बात करता है, अल्पसंख्यक की। तो आपने देखा कि अभी हम नागरिकों को या व्यक्तियों को हम कितने भागों में बांट रहे हैं। पहला है
जो एक साधारण व्यक्ति है, जो हमारे देश का नागरिक है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके लिए अनुच्छेद 14 है। और हम सभी नागरिकों के लिए भी अलग बात करते हैं, तो फिर क्या हुआ, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सभी के लिए, मगर फिर उसमें भी कुछ हम स्पेशल चीज़ों को देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं या SC ST या कुछ ऐसे, तो हम क्या करते हैं, नागरिकों में भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब समस्या क्या आई कि नागरिकता को दूसरे क्रम में, यह भारत राज्य क्षेत्र के बाद दूसरे क्रम में लाने की आवश्यकता क्यों हुई। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला हुआ कि देश का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है देश का क्षेत्र, फिर नागरिकता। पर हमारा भारत कैसे बना, तो सबसे पहले नागरिकता को समझने से पहले भारत कैसे बना यह जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो क्या भारत का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, भारत का निर्माण, भारत ब्रिटिश राज्य से बना, ब्रिटिश भारत से। तो ब्रिटिश भारत कितने भागों में विभाजित हुआ, ब्रिटिश भारत विभाजित हुआ 2 भागों में, एक भारत और एक पाकिस्तान। और 10 लाख से ज़्यादा लोग धर्म के आधार पर विभाजित हुए या माइग्रेट हुए, प्रवासित हुए एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये सबसे बड़ा प्रवसन था धर्म के आधार पर। तो अब पाकिस्तान कुछ लोग चले गए, कुछ लोग भारत चले गए, बाद में पाकिस्तान का बंटवारा होता है, बांग्लादेश बनता है, और बांग्लादेश से आज भी हम क्या करते हैं, अवैध जो नागरिकों या अवैध प्रवासियों की हम समस्या झेल रहे हैं। तो पाकिस्तान बनने से ही नागरिकता किनको दी जानी है, किनको नहीं दी जानी है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके विषय में अनुच्छेद बनाया गया 5 से 11, जो क्या करता है, अनुच्छेद 5 से 11 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 5 से 11 केवल 26 जनवरी 1950, बहुत ध्यान से देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को कौन देश के नागरिक थे उनके संबंध में बात करता है। तो 26 जनवरी 1950 तक देश के कौन नागरिक थे उनके विषय में अनुच्छेद 5 से 11 बात करता है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें अंतिम का अनुच्छेद 11 है, जो बाद में संसद को शक्तियाँ देती है कि बाद में देश के नागरिक कौन होंगे, इसके विषय में ताकत किसको है, इसके विषय में शक्तियाँ किसको प्रोवाइड की गई। अभी हम एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो ध्यान दिखिएगा। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है, जो बात करता है वह 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत के कौन कौन लोग नागरिक थे, उसके बाद कौन नागरिक होंगे, उसके बाद हम नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम समझ लीजिए ये नागरिकता को हम बेसिकली 2 खंड में पढ़ेंगे। एक हो अनुच्छेद 5 से 11, जो 1950 तक कौन कौन से भारत के नागरिक होंगे उनके विषय में बताएं, या कौन कौन लोग भारत के नागरिक थे। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है, दूसरा खंड होगा जो नागरिकता का, वो होगा नागरिकता अधिनियम 1955 कि 1950 के बाद किस तरीके से लोग भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं या किस प्रकार उनकी नागरिकता खत्म की जा सकती है, उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नागरिकता के विषय में। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। अभी तक हमने अनुच्छेद 4 तक पढ़ लिया है भारत और राज्य क्षेत्रों में, अब है अनुच्छेद 5 के विषय में। वह कहता है कि जो लोग भारत के निवासी हैं, तो सबसे पहले उन्हें डोमिसाइल होना चाहिए भारत का, मतलब निवासी, जो उस समय भारत में निवास कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, अब भारत और पाकिस्तान बन चुका है, ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में विभाजित हो चुका है। किस में विभाजित हो चुका है, भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है। अब जो लोग उस समय भारत में रह रहे थे उनको किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। पहला, भारत का नागरिक हो और 3 में से एक कंडीशन को आप क्या करेंगे, फॉलो कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उस समय जो 26 जनवरी 1950 में जब तो है भारत का निवासी है, भारत में रह रहा है। दूसरा क्या है, उसका जन्म भारत में हुआ हो। तो क्या हो जाएगा, उस समय भारत में रह रहा है और उसका जन्म 3 में से एक शर्त पूरा करेगा तो भारत का नागरिक 26 जनवरी 1950 को बन जाएगा। पहला, भारत में निवास कर रहा हो एक, और इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन को फॉलो करना है। पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ हो तो माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, अगर माता या पिता का जन्म भारत में नहीं हुआ तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। मतलब
जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा, मतलब 1945 से कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो क्या हो जाएगा, वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग। तो एक बार हम अनुच्छेद 5 को दोबारा रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 5 साधारणतया कहता है कि वो लोग भारत के निवासी होंगे, जो लोग भारत के निवासी हैं और 3 में से एक कंडीशन को उस समय भारत में रह रहे थे, किसी भी तरीके से रह रहे थे, वो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन फॉलो कर देंगे तो उनको भारत का निवासी मान लिया जाएगा या उनका सिटीजनशिप मान लिया जाएगा। पहला क्या है, या तो उनका जन्म भारत में हुआ हो, या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो कहाँ पे रह रहे हो, मतलब भारत में रह रहे हो, मतलब 1945 से। चलिए अनुच्छेद 5 हो गया, आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसमें कुछ कठिन नहीं है, मगर क्या है, आप इसको स्किप मत कीजिए। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आप विश्वास मानिए आप पूरी तरीके से IAS की तैयारी या UPSC या SSC किसी की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप बीच बीच छोड़ कर कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ लड़ाई सिलेक्शन की नहीं है, यहाँ लड़ाई है मेरिट में आने की, यहाँ लड़ाई है रैंक में आने की। तो आइए अनुच्छेद 6 के बारे में देखते हैं। यह बात करता है कि व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो। जैसे क्या हुआ कि भाई हमने मन बना लिया कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, जब भारत का बंटवारा हुआ, फिर हमें लगा पाकिस्तान में कुछ अच्छी स्थिति नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वापस क्या हो जाते हैं, पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। मतलब जब अविभाजित भारत में से अविभाजित भारत में से जब अविभाजित भारत था, वो पाकिस्तान से भारत में आने की बात कर रहे हैं, तो वो कहता है या तो उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, मतलब पाकिस्तान से भारत आ गया, फिर उसने कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे, या उसके माता पिता या दादा दादी क्या हो, अविभाजित भारत में हो, या 2 में से एक शर्त पूरा करता हो। देखिए यहाँ एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 19/7/1948। जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे वह किसी पत्र के जरिए आए होंगे, किसी अधिकार पत्र से। ऐसे तो हम माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले भारत का विभाजन हुआ फिर माइग्रेशन हुआ ना। तो भारत और पाकिस्तान को 19/7/1948 19/7 मतलब 19 जुलाई 1948 को एक समझौता पत्र, जिसको परमिट ऑफ रीसेटलमेंट कहा जाता है, वो साइन किया गया। परमिट ऑफ रीसेटलमेंट था कि परमिट था किसका, पुनर्स्थापन का क्या था, आदेश था, उसके तहत ही माइग्रेशन हो रहा होगा। ऐसे थोड़ी नहीं माइग्रेशन हो रहा था, आदेश के तहत माइग्रेशन हुआ था। किन 2 देशों के बीच में बना था, भारत और पाकिस्तान के बीच में आदेश जो है था परमिट ऑफ रीसेटलमेंट का या पुनर्विस्थापन का परमिट था। तो 19/7/1948 एक था कि पहले तो अगर व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया हो तो उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और एक कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, या तो 19/7/48 के पहले परमिट, जो रिसेटलमेंट का परमिट था, उससे पहले अगर वह व्यक्ति आया है तो माता पिता दादा दादी का जन्म हुआ हो, ये तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक कंडीशन ये है। दूसरा है जब से आया हो तब से भारत में रह रहा हो। मतलब अगर 19/7/1948 के पहले से आया हो, चाहे 18/7/1948 से, मगर जब वह अपना जो है रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकरण ऑफिस में जाएगा कि भैया हम पाकिस्तान से लौट के आए हैं और एक कंडीशन हम फॉलो करते हैं कि हमारे माता पिता या दादा दादी में से एक लोग तो क्या है, अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, तो हमारे पास अधिकार है या तो हम पाकिस्तान के नागरिक बन जाए या हम भारत के नागरिक बन जाए। तो क्या करिए, हमको भारत का नागरिक बनवा दीजिए, क्योंकि भारत में हमको लगता है कि सेकुलर है देश, ये थोड़ा बढ़िया देश है, हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो वो कहेगा कि क्या जब से आप भारत में आए हैं, ऐसा तो नहीं कि भारत पाकिस्तान कर रहे हैं, जब से आए हैं तब से भारत में रह रहे हैं। तो आपने कहा हाँ भैया जब से हम आए हैं भारत में रह रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, जब आप आ रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, क्योंकि आप भारत के प्रति लॉयल्टी दर्शा रहे हैं। तो देखिए अनुच्छेद 6 जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनको कहता है 2 कंडीशन है आपको फॉलो करनी है। पहला, अगर आप 19/7/1948 मतलब जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, अगर उसके पहले आए हैं तो आपको माता पिता या दादा दादी में से एक लोगों का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। या क्या कहते हैं, जब से आप आए हो वो तब से आप कहाँ पे निवास कर रहे हो, भारत में, ठीक है।
तो अब दूसरा है, यदि अब समझौता होने के बाद आए हैं तो क्या हो, क्राइटेरिया बदल जाएगा। समझौता होने के बाद आए हैं तो सबसे पहले आपको पंजीकरण के लिए क्या हो, पहले तो माता पिता दादा दादी का जो जन्म होना आवश्यक है, कहाँ पे, अविभाजित भारत में, मतलब ब्रिटिश इंडिया में आपका जन्म, आपके माता पिता या दादा दादी का जन्म हुआ हो। दूसरा, पंजीकरण के लिए आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। भाई आपको सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब आप पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देंगे ना। दूसरे बात, पंजीकृत होने के लिए 6 माह का, तुरंत ऐसा नहीं कि हम आ जाए और हमने तुरंत ही क्या कर दिया, पंजीकरण के लिए आवेदन दे दिया, नहीं, 6 महीने का हमें निवास आवश्यक है। भैया हम 6 महीने रह चुके हैं, अब हमारी लॉयल्टी भारत के तरफ है और अब हमको क्या दे दीजिए, आप हमको जो है सिटीजनशिप इंडिया की दे दीजिए। तो अभी तक हमने अनुच्छेद 5 पढ़ा। अनुच्छेद 5 बहुत आसानी से कहता है कि उस वक्त समय जब जो है देश आज़ाद होगा, उसके बाद वो लोगों को निवासी मान लिया जाएगा जो लोग देश में निवास कर रहे हों। निवास उस समय माइग्रेशन का कोई मतलब नहीं, प्रवासन नहीं हुए हैं। भारत पाकिस्तान में आया, भारत में जो लोग रह रहे हैं, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच में, और उधर गुजरात से लेकर कहाँ तक के लिए, अरुणाचल प्रदेश तक हम अगर हम रह रहे हैं तो फिर हम जो है उसके बीच में अगर हम रह रहे हैं तो एक तो हम निवासी हैं और हमारा जन्म भारत में होना चाहिए, या जो है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से हम क्या रह रहे हो, भारत में रह रहे हो। ठीक है। अब दूसरा अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से, बस यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में कौन बात करता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के विषय में बात करता है कौन, अनुच्छेद 6। और दूसरा एक उसमें क्या है, डेट इंपॉर्टेंट है, 19/7/1948, 19 जुलाई 1948। यह डेट क्या थी, डेट ऑफ परमिट ऑफ रिसेटलमेंट का कंप्रोमाइज हुआ था किसके, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये एक अलग सेटलमेंट करता है, या इसके बीच में कुछ हमें लॉज को फॉलो करना होता है, उनको हमने यहाँ पढ़ लिया। अब आइए अनुच्छेद 7 को। ये व्यक्ति क्या हो, वो बड़ा अजीब सी बात करता है कि जब भारत क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, पहले भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो। ठीक है, पहले उसने कहा भैया हम पाकिस्तान रहेंगे। ठीक है, उसने कहा कि नहीं मैं पाकिस्तान रहूँगा, किंतु फिर उसे लगा कि हम क्या करें, भारत से कहाँ चले आए, पाकिस्तान चले आए। यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन अलग था, ये व्यक्ति पाकिस्तान में रिसाइड कर रहा था और पाकिस्तान से भारत आया था। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से भारत आया था, मगर यह व्यक्ति इसने पहले कहा कि हम भारत से पाकिस्तान चले जाएंगे, किंतु अब हम फिर उसने मन बदल दिया है और कहाँ आ रहा है, भारत से वापस कहाँ आ जाएगा, पाकिस्तान आ गया। कहा नहीं भैया हमको पाकिस्तान नहीं समझ में आ रहा है और हम कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे। तो वो कहता है कि आप बन सकते हैं, किंतु सबसे आसान है, जैसा हमने पीछे पढ़ा कि माता पिता या दादा दादी का जन्म कहाँ हो, भारत में हुआ हो। यहाँ जब भारत हम कहेंगे ना तो अविभाजित भारत ही होगा, यहाँ वाले कंडीशन में, कंडीशन की जब बात करेंगे, क्योंकि तब भारत को 4 दिन पहले, कुछ 2 साल पहले बना था, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उनके दादा दादी जो है भारत में पैदा हुए होंगे। ठीक है, माता पिता। पंजीकरण के लिए आपको सबसे पहला है प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। तीसरा है प्रवसन के बाद, जब से आप पहले आपने कहाँ गए थे, पहले जब हुआ, पहले आप पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के बाद भारत आए, तो आपको 6 महीने कहाँ थे, भारत में रहना आवश्यक है। ठीक है, आप इनको कंडीशन को आप फॉलो कीजिए और आप क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 जो है, भारत और पाकिस्तान तुरंत बने थे, जो लोग विदेश में रह रहे थे उनको भारत का नागरिक बनाने के लिए क्राइटेरिया, मतलब विदेशियों के लिए, विदेश, पाकिस्तान को हम विदेश नहीं मानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश तो तब जन्म ही नहीं हुआ था, वो तो 1971 के बाद हुआ था, मगर विदेश में कहीं इंग्लैंड में रह रहा हो, फ्रांस में रह रहा हो, जर्मनी में रह रहा हो, इवन श्रीलंका भी रह रहा हो, तो उसको हमको भारतीय नागरिकता देने के लिए क्या क्या करना आवश्यक था, ये देखिए। यह व्यवस्था भारत के रहने वालों के लिए बनाई गई थी ताकि वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके। पहला, माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में रहे, ये तो रट लीजिए, सब में कंडीशन है, माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ रहे और पंजीकरण के लिए आवेदन दे दीजिए। बस आपको पुनर्विवास के लिए प्रवासन के बाद 6 महीना की रुकने की आवश्यकता नहीं, 2 कंडीशन फॉलो कर दीजिए। विदेशी हैं तो विदेशियों को भारत में वैसे भी क्या है, बहुत इज्जत दी जाती है। पहला क्या कीजिए
कि वो भारत में आप विदेशी अमेरिका में आ रहे हैं, अमेरिका से अगर मान लीजिए आ रहे हैं भारत में रहने, तो भारत खुद ही कृतज्ञ हो जाएगा, अरे भैया वो तो अमेरिका से रहने आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है कि आप केवल पंजीकरण दे दीजिए, माता पिता या दादा दादी में कोई भी आपका जन्म हो तो हम पहले ही मान लेते हैं। अभी जो कमला हैरिस बनी है हमारे उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका की, हम इसी में खुश हैं कि वो भारत की बेटी हैं, भले वो भारत के जो है क्या है फेवर में बात करें या नहीं, हम मानते हैं उन्हें भारत की बेटी है, ठीक है। तो हम विदेशियों के लिए हमेशा क्या रहे हैं, लीनियंट रहे हैं, हमेशा उनके लिए क्या करते हैं, उनको हम एनआरआईओ को तो हम अब वैसे भी क्या मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, और देश में अधिकतर एनआरआईओ को अच्छी नज़र से देखते हैं कि विदेश में नौकरी कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं फिर अनुच्छेद 9 के बारे में। अनुच्छेद 9 कहता है कोई भी व्यक्ति की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्ति की बात करता है। अगर किसी संविधान लागू होने से पूर्व जो है क्या करें, किसी अन्य देश की नागरिकता आप ले लेंगे तो क्या होगा, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेंगे तो अनुच्छेद 5, 7, 6, 7, 8 के तहत जो नागरिकता लिए थे ना, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप भले ही कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारत की नागरिकता मुफ्त है, दूसरे देश की भी ले लो, भारत की भी ले लो। भारत भले ही नवनिर्मित राष्ट्र रहा होगा, मगर भारत ने कहा कि भैया वहाँ दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लोगे तो हमारे देश की नागरिकता तुम्हारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आपने किसी दूसरे विदेशी देश की नागरिकता ले ली है तो हमारे देश की नागरिकता स्वयं ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आइए अब जो अनुच्छेद 10 और 11 है वह क्या बात करता है, वह संसद की नागरिकता संबंधी अधिकार के बारे में बात करता है कि भैया संसद को, देखिए नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। रट लीजिए, राष्ट्रपति आएगा एकदम गलत मार दीजिएगा, एकदम ठीक नहीं, संसद को है, संसद को नागरिकता संबंधी। अभी एनआरसी सीएए का इतना बवाला चल रहा था, इतना ध्यान रखिएगा कि सरकार ने क्या हुआ, बहुमत की सरकार है तो अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं, जो भी उन्हें अच्छा लग रहा है, देश के हित में बना रहे हैं कानून। तो वो कैसे बना रहे हैं, अपने मन से थोड़ी बना रहे हैं, उनको किसने ताकत दी है, उनको ताकत दी है किसने, संविधान ने ताकत दी है। अनुच्छेद किसने, 11 ने दिया। अभी तो अनुच्छेद 10 के बारे में कह दीजिए। अनुच्छेद 10 कहता है कि भैया 5, 6, 7, 8 के तहत जो नागरिकता ग्रहण की है वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, अगर वो जारी रहेगी या उसके विधान में कोई परिवर्तन जब चाहे संसद कर सकती थी। मतलब 1950 के पहले की बात कर रहा है। ये जो 10 है वो 1950 से 1900 किसके बात कर रहा है, 1955 के भी। अगर उसने कहा कि 5, 6, 7, 8 के तहत आपने कुछ नागरिकता ले ली और जितने मैंने आपको कंडीशन बताई है उसमें संसद चाहे तो क्या कर सकती है, हेर फेर कर सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब वो कहता है अनुच्छेद 11 समझिएगा, वो कहता है 26 जनवरी 1950 के पश्चात, 26 जनवरी 1950 के पश्चात संसद को यह अधिकार हो जाता है कि भैया अब नागरिकता के संबंधी कोई भी कानून बनाना है तो आप ही क्या हैं, सर्वशक्तिमान हैं, संप्रभु हैं, जब चाहे किसी की नागरिकता ले और जब चाहे किसी को नागरिकता वंचित करने के क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो संसद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून बनाया। तो आप समझ लीजिए, पहले ये अनुच्छेद 11 को एक बार और समझ लेते हैं। वो कहता है संसद जो है किसी भी तरीके का कानून बना सकती है, क्या है, और उस कानून के कोई भी कंडीशन रख सकती है कि भाई क्या है कि किस प्रकार भारत का नागरिक, अब ऐसा नहीं सोच सकते कि केवल 5 फुट 8 इंच लंबे ही लोग क्या कर सकते हैं, भारत के नागरिक हो। अगर ऐसा कानून बना देगी तो क्या वो जारी रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वो आगे हम पढ़ेंगे, संसद को यह अधिकार ही नहीं दिया गया है कि वो मूल ढांचे में परिवर्तित कर दे। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, आप समझिए, वो भेदभाव नहीं कर सकती जाति, लिंग और उसके आधार पर, धर्म के आधार पर। तो ऐसा नहीं, जेन्यून कानून बनाए, जेन्यून कानून बनाने पर वो अधिकार दे सकता है कि नागरिकता संबंधी कुछ नियम बना ले और उसी नियम के अकॉर्डिंग जो है क्या है वो लोगों को नागरिकता दे। तो उसने सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है ये इतने बार संशोधन हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, 5 बार। 55 में आया था, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019 का, जिसमें सीए एनआरसी वाला चक्कर चल रहा होगा, ठीक है। शाहीन बाग याद होगा आपको, 2019 बहुत फेमस है, याद रखिएगा, अभी बाद में उसके विषय में डिस्कशन किया जाएगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित हुआ था। उसमें
नागरिकता अर्जन के 5 तरीके दिए गए थे। पहला देश का नागरिक कैसे बन सकते हैं? पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा भाई बन सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा मान लीजिए जन्म से, हमारा देश में जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म हुआ है, कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन का बच्चा यहाँ अगर जन्म ले लिया तो ठीक है, वो कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है वंश के आधार पे, हमारे दादा दादी माता पिता इनका जन्म हुआ हो तो वो भी नागरिक बन सकते हैं, पंजीकरण बन सकते हैं। प्राकृतिक रूप से मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि कोई 20 साल से इंडिया में ही पड़ा है, काम कर रहा है, तो वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है और देश की नागरिकता हासिल कर सकता है प्राकृतिक रूप से। या कोई क्षेत्र हमने अपने कब्जे में कर लिया, जैसे गोवा को कब्जा कर लिया, पौंडीचेरी को कब्जा कर लिया। अब वहाँ के नागरिक ऐसा थोड़ी ना है कि फ्रांस से हमने कब्जा कर लिया तो वो क्या होंगे, फ्रांस के नागरिक रहेंगे। नहीं भैया, फ्रांस के नागरिक नहीं, अब भारत ने कब्जा कर लिया कि तो वहाँ के निवासी भी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक। तो नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं। पहला क्या है? जन्म से। दूसरा क्या है? वंश पे। तीसरा क्या है? पंजीकरण पे। चौथा क्या है? प्राकृतिक रूप से। पांचवा कैसा है? क्षेत्र समाविष्टि पे, या कोई क्षेत्र हम कब्जा कर लेते हैं। अब देखते हैं कि नागरिकता कैसे खत्म हो जाएगी। तो बर्खास्तगी से, भैया आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपने देश विरोधी काम कर दिया तो आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। एक तो आपको लगा कि भारत में रहने लायक ही नहीं बचा है, एक काम करते हैं विदेश में जाकर रहते हैं, तो आपने कह दिया हम भारत के हम नागरिक रहना ही नहीं चाहते हैं, तो स्वेच्छा से त्याग कर दीजिए। या जो है आपको नागरिकता से क्या कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, वो उसके अलग अलग कंडीशन है। तो आपने अभी तक देखा, ये मैंने 5 से 11 अनुच्छेद देखा, और अनुच्छेद क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 5 बार अधिनियम हुआ है, नागरिकता अधिनियम 1955 के विषय में हमने देखा। एक बार हम छोटा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं ताकि ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले अनुच्छेद 5 किसके बारे में करता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि वह व्यक्ति 1950 में भारत का निवासी रहा हो और 3 में से एक कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। दूसरा, व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, मतलब पाकिस्तान का क्षेत्र बन गया था उस वक्त, और जो है उसने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई हिंदू था, वह पाकिस्तान क्षेत्र में लाहौर में उस वक्त रह रहा था जब उसका विभाजन हुआ, तो उसने क्या किया, पाकिस्तान से उसने कहा कि नहीं भैया अब हम लखनऊ चले आएंगे, तब उसने क्या, ये हुआ। एक था, फिर आया अनुच्छेद 7, वो क्या किया, उसने पहले कहा कि भैया हम जो है यहाँ से हम लाहौर जाएंगे अपने दोस्त के साथ, मगर उसने कहा लाहौर में तो हम नहीं रह पाएंगे। फिर उसने मन बदल लिया, तो क्या हुआ, पाकिस्तान से मतलब पहले भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से कहाँ गया, भारत में आ गया। फिर है अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेशियों के लिए हम कैसे, विदेशी लोगों को हम नागरिकता कैसे प्रदान करेंगे। फिर बात करता है अनुच्छेद 9 कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो 1950 से पहले तो उसकी नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। फिर अनुच्छेद 10 बात करता है कि भैया किस प्रकार से 5, 6, 7, 8 के द्वारा जो हम लोगों ने नागरिकता ग्रहण की है वह जारी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो उसके बनाने का कानून अधिकार होगा संसद को। फिर अनुच्छेद 11 भी संसद का बनाता है कि 1950 के बाद जो भी नागरिकता संबंधी कानून होंगे उसका बनाने का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त रहेगा। फिर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया जिसमें 5 बार संशोधन हुआ, 5 बार 1986 में, 92 में, 2003, 2005 और 2019 में। 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है, CA/NRC आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ा दूंगा। फिर है वो 1955 जो नागरिकता अधिनियम था वो बताता है कि अर्जन के कौन से 5 तरीके थे। पहला है जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से या क्षेत्र समाविष्टि से, और उसने कहा कि किस प्रकार नागरिकता समाप्ति हो सकती है। एक है त्याग से, दूसरा है बर्खास्तगी से और तीसरा है वंचित से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे आप कर नहीं रहे मगर कर लीजिए तो हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।